नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात करेंगे फिर से बिहार की। और लेकिन आज जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस चीज को लेकर लगातार बिहार में एक प्रकार से राजनीति गर्म है, उसको और भी ज्यादा हवा देने की कोशिश हुई है। ये कोशिश कैसे हुई? क्योंकि दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया और उस सर्वे के आने के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक हर जगह जो है वो जेडीयू के नेता हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सभी के मन में एक प्रकार से ये चल रहा है कि अब क्या होगा। क्योंकि जेडीयू के 97% विधायक जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बने। सिर्फ 3% विधायकों ने माना है कि सम्राट चौधरी सीएम बने तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर, जिस नाम को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके नाम को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, उनके नाम पर ही विधायकों की सहमति नहीं बनी है। और ये बहुत ही खास करके जेडीयू के जो नेता हैं उनके लिए ये बेचैन करने वाला है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, अगर उस नाम पर भी सहमति नहीं है तो आखिर विधायक क्या सोच रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे, या नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार सीएम हों? क्योंकि जिस प्रकार से दैनिक भास्कर ने सर्वे में कुछ सवाल पूछे और उस सवाल का जो जवाब आया, उसमें आप ये देखिए कि 85 में से लगभग 70 विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं नहीं, अब तो उनको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था बिहार। बिहार वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उनको तो राज्यसभा जाना ही नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर विधायकों का मन नहीं है तो आखिर नीतीश कुमार को कौन भेज रहा है? क्या इसके पीछे कोई गुट काम कर रहा है क्या? नीतीश कुमार को ये सहमत करने में कौन लोग थे जो ये सहमति उनसे ले लिए कि भाई आप जो हैं चले जाइए राज्यसभा? आखिर इसके पीछे कौन कौन है, इसको भी आज हम लोग डिकोड करेंगे कि जेडीयू के अंदर कौन है जो नीतीश कुमार को भेजना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को लेकर लगातार ये कह रही थी कि अब लगभग लगभग सीएम का पद तय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा, उस पर भी अब एक प्रकार से सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि 68 विधायकों ने ये कह दिया कि उनको सम्राट चौधरी पसंद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी उनके अपने विधायक, खास करके जो कुशवाहा जाति को छोड़कर जितने विधायक हैं, उसमें अधिकांश विधायकों ने माना कि नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के बेटे ही सीएम रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो उनको स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या 9 तारीख को जो ये खबर आ रही है कि 9 तारीख से पहले वो इस्तीफा दे देंगे सीएम पद से और 10 तारीख को वो जाकर के राज्यसभा में एक प्रकार से ओथ ले लेंगे और राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे? क्या ये हो पाएगा क्या? या दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार 9 तारीख को जरूर जाएंगे और 10 को हो सकता है शपथ लें भी, लेकिन 10 को शपथ लेने के बाद वो पटना वापस आएंगे और फिर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं और अगले कुछ महीनों तक रहते हैं, तो फिर जो कल जिस चीज को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी, खास करके जो वो लेटर बम जो एक प्रकार से है, आखिर उस लेटर का क्या होगा? क्योंकि उस लेटर में जो लिखा हुआ था कि 30 तारीख को वो लेटर जारी किया गया और उसमें ये था कि वो विधान परिषद से तो इस्तीफा देंगे ही, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वो राज्यसभा का पदभार ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो विधायक कह रहे हैं उस पर नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे? क्या नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है ये तो बढ़िया हो गया, उनके फेवर की बात हो गई, जैसा नीतीश कुमार चाहते थे वैसा ही हो रहा है? क्योंकि विधायक भी कमोबेश यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम ना हो, जेडीयू का कोई सीएम बने, और जेडीयू का अगर कोई सीएम बनता है तो वो निशांत ही बनेंगे सीएम।
क्योंकि जेडीयू में और कोई ऐसा है नहीं कि निशांत कुमार को बाईपास करके कोई जेडीयू की तरफ से कोई कैंडिडेट हो, तो ये ऐसा तो होना है नहीं। तो इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि उनको राज्यसभा भेजने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये अचानक से जो ये सर्वे आया है दैनिक भास्कर का, एक तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद इसको डिकोड करेंगे कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के पीछे कौन कौन लोग हैं। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। प्रवीण जी, जब से इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तब से मैं कह रहा हूं कि जेडीयू में जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि नीतीश जी रहें। लेकिन आप देखिए, इस सर्वे में एक और सवाल था जो बड़ा महत्वपूर्ण था। इस सर्वे में एक सवाल है कि क्या नीतीश जी को साजिश के तहत हटाया गया है। तो जिसको हम लोग डिकोड करेंगे 100% जो आपका सवाल है उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। जो 100% विधायक, यानी जितने विधायक हैं जेडीयू के, उन सब का मानना है कि नीतीश जी के साथ कोई साजिश कर ही नहीं सकता है और वो अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। और मैं हमेशा से कह रहा हूं कि ये 2020 का ही एक प्लान था नीतीश जी का कि वो निशांत को इस्टेब्लिश तभी करेंगे बिहार की राजनीति में जब उनके पास एक पर्याप्त संख्या में विधायक हो। दूसरी बात है, दिल्ली में अपने हिसाब की चीजें हो और निशांत को सब एक्सेप्ट भी कर। तो वो अपने उसी प्लान पे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि भले जेडीयू के विधायक कुछ भी बोले, तेजस्वी कुछ भी बोले, लेकिन देखिए नीतीश जी ने अपनी पारी खेल ली है। उनको पता है कि तेजस्वी ने लीड ले लिया है यूथ लीडर्स के बीच में, और अगर जेडीयू को संभालना है, जेडीयू के पीछे जो सामाजिक समीकरण है उसको इकट्ठा रखना है, तो वो केवल निशांत ही रख सकते हैं नीतीश जी के बाद। इसमें कोई शक नहीं और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। तो स्पष्ट मेरा मानना है कि नीतीश जी ये चाहते थे कि वो निशांत को पार्टी भी, संगठन भी, सरकार भी एक ऐसी स्थिति में सौंपे जब कोई ये ना कहे कि नीतीश जी ने तब सत्ता से हटे जब वो कमजोर थे संख्या बल में। एक लीगेसी होती है, जैसे कोई बड़ा प्लेयर होता है क्रिकेट में भी, वो अपने क्रिकेट के जब बेहतरीन प्रदर्शन में होता है तब वो चाहता है कि वहां से वो रिटायरमेंट ले, ताकि कोई ये ना बोले कि परफॉर्मेंस खराब था। बेहतरीन परफॉर्मेंस पे वो बिहार की राजनीति से तात्कालिक रूप से दिल्ली जा रहे हैं और 6 तारीख को जेडीयू कार्य समिति की बैठक है। 9 तारीख को संभवतः वो दिल्ली जाएंगे, 10 को शपथ ग्रहण होगा और शाम तक वो लौट भी आएंगे पटना, और इसकी तैयारी चल रही है। और नीतीश जी की जितनी भी तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही खुश हैं, निशांत से मिल रहे हैं। और 10 तारीख के बाद प्रवीण जी, जब सरकार का गठन हो जाएगा और निशांत को बड़ी भूमिका मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी भूमिका मिलेगी। उसके बाद निशांत एक यात्रा निकालेंगे पूरे बिहार में और उसमें संगठन के लोगों से भी मिलेंगे, आम लोगों से भी मिलेंगे और जेडीयू के निचले से निचले स्तर के कार्यकर्ता से बात करके उनका सारा फीडबैक लेंगे। और जब देखिए होता क्या, जब वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो एक प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं राजनीति में, और नीतीश जी खुद नहीं चाहते हैं कि निशांत डायरेक्ट सीएम बन जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक बार डायरेक्ट सीएम बन गया और अभी जो खजाने की स्थिति है, जो डिफिसिट है, यानी जो खर्च है, उससे कम आमदनी हो रही है, तो वो ये अपने ऊपर तोहमत, यानी निशांत पर किसी भी विफलता का दाग नहीं पड़ने देना, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसलिए निशांत सीएम, भले जेडीयू के विधायक बोले कि निशांत ही बने, बीजेपी का कोई नहीं बने, उनकी अपनी वजह है। अगर उनकी पहली वजह यह है कि वो जूनियर पार्टी के रूप में, जूनियर पार्टनर के रूप में खुद को नहीं दिखाना चाहते विधायक। अगर मान लीजिए बीजेपी का सीएम हो जाएगा, आज तक जेडीयू के जितने भी लोग थे वो क्या कहते थे कि बीजेपी तो हमारा जूनियर है, जूनियर पार्टनर। तो वो जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं रहना चाहते। दूसरी बात क्या है कि देखिए, जब अपनी पार्टी का सीएम होता है तो पावर सेंटर पर हर जगह पकड़ बनी रहती है, खास करके ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ बनी रहती है जेडीयू विधायकों की। और हर विधायक का देखिए जब होता है तो अपनी जो सत्ताधारी दल होता है, यानी जो गठबंधन का में मुख्यमंत्री का
जो पद जिसके ऊपर रहता है, तो वो हम्म अपने पार्टी के जो भी विधायक है उनके क्षेत्र में निर्बाध विकास करता है। तो ये भी हम्म एक फैक्टर होता है कि सीएम, उनको डर ये है कि कहीं बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ज्यादा फंड अपने बीजेपी को के विधायकों पर खर्च करेगी, ताकि बीजेपी के विधायकों का परसेप्शन अच्छा होगा, उस विधानसभा हम्म क्षेत्र के बारे में लोगों का परसेप्शन अच्छा होगा, और हो हम्म सकता है कि उतना ध्यान जेडीयू के विधायकों के क्षेत्रों में ना दिया जाए। ये सब नहीं, इंटरनल लेकिन डिस्कशन का संजीव पार्ट। संजीव जी जी। संजीव जी, लेकिन एक जो खबर और आ रही है खास करके, वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तो सीएम बनाएगी ही बनाएगी, चाहे जैसे भी बनाए। और सीएम बनने के बाद वो अपने आप को और भी मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। मेरा मतलब इससे है कि मजबूत करने का ये मतलब है कि दूसरे दल के जो विधायक हैं उनको तोड़कर, भले वो मान लिया जाए उनके ऊपर दल बदल का कानून लग जाए इसलिए उनकी सदस्यता जा सकती है, तो वो ना करके उनको इस्तीफा दिला करके और बाद में कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़िए। और ऐसी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी अपनी जो स्थिति है उसको टैली में 89 से बढ़ाकर 100 क्रॉस करना चाहती है, ताकि अगर 100 क्रॉस कर जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी में आ सकती है। क्या आपको लगता है कि ये सब भी अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चल रहा है कि अभी किसी प्रकार से पहले बना लिया जाए, उसके बाद फिर अपना विस्तार किया जाएगा? देखिए, राजनीति में केवल ये नहीं होता है कि आप विधायकों का इस्तीफा दिलवा के वो बना लीजिए। बिहार, हम्म जो कि सामाजिक रूप से एक अलग श्रेणी के राज्यों में आता है, वहां हम्म केवल आप विधायकों को तोड़ फोड़ के अगर सरकार बनानी होती तो पहले भी हम्म बीजेपी कर सकती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पूछिए क्यों? कोई भी विधायक, पता है उसे कि वो एक खास सोशल इक्वेशन में ही अपनी विधायकी कायम रखता है, और हम्म बीजेपी के पास वो सोशल इक्वेशन नहीं है। यहां तक कि अगर वो सम्राट को भी बना देते हैं सीएम, हम्म तो सम्राट के पास 55 लाख वोट है, मतलब हम्म 55 लाख कोयरी समाज की आबादी है, और वोटर जो होंगे वो 25-30 लाख होंगे, तो उससे सरकार नहीं बन जाएगी। ये बात तो हम्म इसलिए, एक तो 4 साल का समय लंबा समय होता है राजनीति में। केंद्र की हम्म राजनीति में क्या होता है, क्योंकि देखिए, यूपी में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो किसी को यकीन हो रहा था क्या कि यूपी में इतने भी सांसदों की संख्या घट गई बीजेपी की? क्योंकि हम्म सोशल इक्वेशन का बीजेपी ने ध्यान नहीं, बीजेपी समझ नहीं पाई, हवा में रह गई। हम्म तो केवल ये जोड़ तोड़ करके सरकार बना देने से आप जमीन पर अपना आधार बढ़ा लेंगे, मेरा ऐसा है कि ऐसा बिहार की राजनीति में असंभव है, खास करके जिस तरह से कास्ट पोलराइजेशन होता है, और जिस तरह की और कास्ट अभी संजीव पॉलिटिक्स जी है। और अभी संजीव जी जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट के आने के बाद जिस प्रकार से सवर्ण वोटर भी बीजेपी से नाराज है, ऐसे में बीजेपी ये जोखिम लेने की स्थिति में होगी क्या, और ऐसा जोखिम लेना चाहेगी क्या? देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता का एक नशा होता है, हम्म उस नशे में कोई भी फैसला लिया जा सकता है, कुछ भी कहा जा हम्म सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके हम्म रिपरकशंस होते हैं। आप पॉलिटिक्स में या सत्ता में रह के कुछ भी करेंगे तो उसके कुछ हम्म परिणाम होंगे। वो परिणाम यूपी में हम्म दिख गया, एक राज्य में कम आई सीटें, आधी हो गई। हम्म तो आप देखिए कि 400 पार कह रहे थे और 250 पार नहीं हो पाए। हम्म, तो ये बिल्कुल। ध्यान बीजेपी के नेताओं को, ये हम लोगों की भी चर्चा में है कि इस बात का हम्म बीजेपी ध्यान रखे कि केवल ये, एक तो ये मैसेज जा रहा है कि जोड़ तोड़ किसी तरह चाहती है बीजेपी सीएम बना दे, केवल सीएम बनाने से हम्म नहीं होगा। जब आपका सीएम होगा प्रवीण जी, और केंद्र में हम्म पीएम होगा आपका, तो आप जो कहते हैं कि इंडस्ट्री लाना है बिहार में, और वो आप ला नहीं पाए 4 साल में, तो सारा हम्म, ठीकरा आप ही पर फूटे। और हमेशा बिल्कुल। ध्यान रखे, कोई भी हो, आरजेडी और जेडीयू के दरवाजे बंद नहीं है अभी। हो सकता है 3 साल के बाद अलग स्थिति हो जाए, अगर केंद्र में या दूसरे राज्यों में, बंगाल में क्या नतीजे आते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के कोर वोटर जो हैं, जो सवर्ण है, छब्बीस नहीं, प्रतिशत है, और वो मोहन संजीव मोहन जी, सिंह यादव इस से पर हम लोग मोहन लगातार जी। चर्चा करते भी रहे हैं, हम लोग लगातार इस पर डिबेट में चर्चा करते भी रहे हैं कि देखिए कि जो खास करके ये जो 5 राज्यों के अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तक क्या जेडीयू के नेता खास करके नीतीश कुमार 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं क्या?
अभी वो इस्तीफा नहीं देंगे, 4 के बाद ही कुछ सोचेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर इन राज्यों में मजबूत होती हुई नहीं दिखती है, और ऐसा लग रहा है कि एक असम छोड़ करके बाकी जगह तो नहीं ही जीतने की स्थिति में है, तो फिर उस प्रकार से बीजेपी दबाव नहीं बना पाएगी। और यही नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 4 के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। नहीं अब वो जो नीतीश जी क्या सोचते हैं, किसी को ये अनुमान रत्ती भर नहीं था कि होली के दिन घोषणा हो जाएगी राज्यसभा जाने की। तब नीतीश जी आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। हो सकता है नीतीश जी के बहुत क्लोज हैं, उनको भी ना पता हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश जी चाहते हैं कि निशांत कंफर्टेबल होके एडजस्ट करे, सत्ता की बारीकियों को सीखे, राजनीति रणनीति के गुरु को सीखे। और अभी वो तेजस्वी के साथ इसलिए कंफर्टेबल नहीं है, उनको पता है कि तेजस्वी उतनी सीटें नहीं ला पाए बिहार में। वोट है उनका, वोट है उनका, लेकिन उतनी सीटें नहीं ला पाए। ज्यादा सीट गई है बीजेपी में, चिराग में, मांझी में, कुशवाहा में। तो उनको लगता है कि जनमानस अभी उधर है, एनडीए के तरफ। दूसरी बात है कि उनको पता है कि अगर वो तेजस्वी के साथ जाते हैं, निशांत के साथ मिलकर सरकार भी बना लेते हैं, तो इतना जो बड़ा बजट है, वो बजट वो उपलब्ध कैसे होगा। और अगर वो सैलरी लेट टाइम से नहीं आई, पेंशन नहीं आया, संवेदकों का भुगतान नहीं हुआ, और महिलाओं को पैसे नहीं मिले, और वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वो अमल पे नहीं आया, तो फिर निशांत के क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा। हाँ, लोग और खास वो करके चाहते हैं कि विपक्षी दल के निशांत नेता तुरंत एक्टिव हो जाएंगे कि देखिए फेल हो गए, फेल हो गए। हाँ, बीजेपी वाले बोलेंगे फेल हो। तो इसलिए वो ऐसी स्थिति नहीं लाने देना चाहते। उनको पता है कि 29 तक किसी भी तरह बीजेपी की सरकार केंद्र में है, और केंद्र से उनको मदद चाहिए। अब मान लीजिए बंगाल में बीजेपी हारेगी, या यूपी में हो सकता है कि डाउनसाइज हो जाए बीजेपी और विधानसभा चुनाव में, तो इससे उनकी बार्गेन पावर बढ़ती जाएगी, और वो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ लाभ लाएंगे, और उसका सारा श्रेय निशांत को जाए। तो बहुत रणनीति बनाने में नीतीश जी का कोई मतलब कोई सानी नहीं है प्रवीण जी। कोई नहीं कह सकता था। दूसरे पार्ट पर आते हैं। हाँ बताइए बताइए। हाँ, कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि देखिए 90 का दशक मैंने 99 से 2002 पटना यूनिवर्सिटी में गुजारा, पटना कॉलेज में पढ़ाई की, और हमने वो काफिला देखा है प्रवीण जी, राबड़ी जी का और आरजेडी का वो धमक। कोई सपने में नहीं सोचता था कि आरजेडी को नीतीश जी फिनिश कर देंगे। मैं आपको बस एक उदाहरण देता हूं। पटना कॉलेज के गेट के सामने, अब तो सुशील मोदी जी नहीं रहे, सुशील मोदी जब भाषण देने आते थे, चौकी पर खड़े होते थे, एक माइक रहती थी, और गिन के 10 लोग खड़े होते थे। मतलब बीजेपी की यह स्थिति थी बिहार में, जो बंगाल में अभी सीपीएम की स्थिति। आप सोचिए, सुशील मोदी जितने बड़े कद का नेता, और वो एक चौकी पर खड़े होकर भाषण देते थे और 10 लोग सुनते थे। मैंने वो दौर देखा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नीतीश जी के बिना बीजेपी आरजेडी को रिप्लेस कर देगी, ये संभव ही नहीं। और केवल देखिए, नीतीश जी ने केवल आरजेडी को हटाया ही नहीं सकता, बल्कि बिहार के विकास में जो उनका योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, ये उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए तेजस्वी या लालू जी लगभग कई बार वो नीतीश जी को समर्थन दे चुके हैं। और कांग्रेस भी आप देखिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते नीतीश जी पे, बीजेपी पे करते, नीतीश जी पर नहीं करती है, क्योंकि बिहार को गर्त से बाहर निकाला। एक आप देखिए कि 20 साल 21 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आप 85 विधायक जिता के लाए, आप 43 की संख्या को 85 कर दे, अपना वोट शेयर बढ़ा लें, 12 सांसद जिता लें, तो कहीं ना कहीं उस नेता ने काम किया। और बीजेपी को पता है कि जो पॉलिटिकल और सोशल कैपिटल है नीतीश जी का, ना यहाँ पर फिर सवाल तो यहीं पर फिर, और यही तो सवाल है कि आखिर जो नीतीश कुमार 43 से 85 विधायक जस्ट डबल कर लेते हैं अपनी संख्या, 12 सांसद जिता ले जाते हैं, वो आखिर अचानक से राज्यसभा क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या उनको राज्यसभा किसी दबाव में भेजा जा रहा है? कोई भेजने वाला, कोई एक शक्ति काम कर रहा है उनके पीछे,
या उनके मन में ऐसा आया कि नहीं वो एक सदन के सदस्य नहीं रहे हैं इसलिए चले जाते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर उनको भेजा जा रहा है, और जैसा कि आज भी कहा गया, आज भी जो कई सवाल उसमें हैं, उसमें ये है कि क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए? उसमें आप देखिए 97% के आसपास लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए उनको, उनको बिहार छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए। तो आखिर कौन सी शक्ति है जो उनको जो है वो राज्यसभा भेजने के लिए उतारू है, और राज्यसभा वो लगभग लगभग भेज चुकी है? देखिए, बड़े राजनेताओं की रणनीतियों को सामान्य हम्म। बुद्धि से समझा नहीं जाता। बड़े राजनेता हम्म। जिस तरह का बनाते हैं समीकरण, और हम्म। जिस तरह 10 साल 20 साल आगे की सोचते हैं, वो हम्म। सामान्य व्यक्ति वैसा सोच नहीं सकता। हम आप या और भी बहुत सारे बिहार के लोग या जेडीयू के बहुत कोर समर्थक, वो सामान्य बुद्धि से सोच रहे हैं कि नीतीश जी क्यों जा रहे हैं। हम्म। नीतीश जी जा नहीं रहे हैं। नीतीश जी अपने हम्म। बेटे को स्थापित कर रहे हैं, निशांत को। उसके पीछे भी एक हम्म। दबाव है। जेडीयू के कोर जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, उनका भी मानना है कि एक चेहरा चाहिए हम जेडीयू के कार्यकर्ताओं, हम्म। और वो चेहरा निशांत में है। क्या संजय झा को स्वीकार करेंगे जेडीयू के वर्कर? क्या श्रवण कुमार में वो करिश्मा है? क्या ललन सिंह को हम्म। स्वीकार करेंगे जेडीयू के वर्कर? अब बताइए कौन नेता बचा? मनीष कुमार वर्मा हैं निश्चित रूप से, वो एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आईएएस से उन्होंने वीआरएस लिया था, लेकिन वो कोई लेकिन मास लेकिन लीडर संजीव नहीं जी, बन सकते। मनीष मनीष वर्मा के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो अभी तक अपना, उनको कि वो विधान परिषद के सदस्य बन जाए या विधानसभा के सदस्य बन जाए, इसी उहापोह में वो बने हुए हैं। अभी तक उनको विधान परिषद भी नहीं भेजा गया है, और हर बार ये आता है कि या तो राज्यसभा भेज दिया जाएगा या विधान परिषद भेज दिया जाएगा, और इसी डोल ड्रम में वो फंसे हुए हैं। तो उनके नाम को और आगे बढ़ाने की तो बात शायद अभी साइड लाइन हो गई है, वो दूर हो गई है बात। नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूं, परसों की बात है। हम्म। परसों मनीष कुमार वर्मा जी का जन्मदिन था। दोपहर किसी तक ने, किसी ने उनको हाँ कोई नेता किसी नहीं ने दिया। उनको हाँ। हाँ, लेकिन उसके बाद वो नीतीश जी ने उनको बुलाया सीएम हाउस, और हम्म। उनसे मिले, और उनको मिठाई मंगवाया, खिलाया, उनको गुलदस्ता दिया, और उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। देखिए, मनीष कुमार हम्म। वर्मा जो हैं, वो टीम निशांत के एक महत्वपूर्ण अंग है, ये ध्यान रहे। हम्म। तो भविष्य जो है वो मनीष कुमार वर्मा का है। हो सकता है आरसीपी की भी एंट्री हो जाए, लेकिन वो हम्म। नीतीश जी आरसीपी को पसंद नहीं करते। उनका इसलिए था क्योंकि नीतीश जी ने हम्म। 2020 में ये कहा, उम्मीद थी उनको कि बहुत अच्छी सीटें आएंगी ज्यादा संख्या में, तभी वो निशांत को स्टैब्लिश करना चाहते थे, आज से 5 साल पहले। लेकिन हम्म। आरसीपी केंद्र में तो चले गए, और बिहार में जेडीयू की लंका लग गई, हम्म। अप्रत्याशित नतीजे। और उसमें कहा जा रहा है कई ऐसे कैंडिडेट दिए थे आरसीपी ने, जिसका विरोध गुंजा पार्टी के भी लोगों ने किया था कि ऐसे कैंडिडेट को मत खड़ा करिए, हार जाएंगे। तो बहुत सारी बात है। हम्म। और दूसरी बात, आरसीपी पूरे ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर, जो अफसरशाही का जो हावी होने का जो आरोप है, वो नीतीश जी पर लगता है, लेकिन उसके कर्ता धर्ता सूत्रधार आरसीपी सिंह है, क्योंकि पूरे ब्यूरोक्रेसी को वो कमांड करते थे, खुद भी एक बहुत ही तेज तर्रार आईएएस अधिकारी। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि हम्म। कोई दबाव नहीं है। नीतीश जी ने स्वेच्छा से फैसला लिया, ये पहले ही लेना चाहते थे, पहले ही लेना चाहते थे। और वो चाहते हैं कि, और उनके जितने भी कोर एडवाइजर्स हैं, वो सब का हम्म। यही कहना है कि आखिर जेडीयू को आगे कौन लीड करेगा 10 साल बाद, 5 साल बाद। तो वो हम्म। दूरदृष्टि पक्का इरादा, इसलिए निशांत, और निशांत के बिना जेडीयू इकट्ठा नहीं रहती प्रवीण। और निशांत अब संजय जी जब आखिरी सवाल लेंगे, आखिरी सवाल लेंगे, और ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो खास करके भारतीय जनता पार्टी ने, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये मन बना चुके हैं कि इस बार उनका सीएम बिहार में होगा, और ये भी है कि अगर इस बार नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि इससे बढ़िया मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कोई भी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़े वो चुकाने के लिए तैयार है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाकर ही रहेगी? मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ने भारतीय जनता पार्टी अपना, ठीक है, सीएम बने, लेकिन हम्म। राजनीति कोई 1-2 दिन का गेम नहीं है कि आज जीत गए फाइनल जीत गए। राजनीति एक लंबी लंबी लंबे घोड़े का रेस, लंबी दूरी का हम्म। रेस है वो 100 हम्म। मीटर की दौड़ नहीं। कि मुख्य कहते हैं कि सफलता के शिखर पर जाना भी कठिन होता है, और हम्म। उसको मेंटेन करना भी उससे ज्यादा कठिन होता
हम्म। मान लो आप मुख्यमंत्री बना लोगे, कल को आरजेडी जेडीयू सब एकजुट होगी, तो क्या तब बीजेपी टिक पाएगी? 15 इसका बेहतरीन, और 15 में जो मोदी जी की लोकप्रियता थी वो अब नहीं है, वो धीरे धीरे कमी हुई है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। आज क्या है, आज रुपए का अवमूल्यन हो रहा है डॉलर की तुलना में, तो सब लोग पूछ रहे हैं। आज गैस गैस के सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं, तो स्वाभाविक है जब आप लंबे समय तक रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम है। तो हाँ, ये जरूर है कि एक बार सीएम बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब निशांत वेल स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद की शर्तें जब 29 में, 30 में, या 29 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में 30 के, वो शर्त फिर जेडीयू और निशांत और उनकी टीम तय करेगी। और उनकी टीम में संजय झा नहीं है, ललन सिंह नहीं है, श्रवण कुमार नहीं, अशोक चौधरी भी नहीं है। अशोक चौधरी रो क्यों रहे हैं? इसलिए तो रो रहे हैं। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उसी के आधार पर हम उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को वहां से भी शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब्स के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।